हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं एक नोवेल एफएम की ब्रॉडकास्ट, जिसमें आर्यन द सुप्रीम स्पिरिट की कहानी चल रही है। इसको कंटिन्यू सुनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। और अब मैं स्वयं एक दानव भट्टी को दबा रहा हूँ। फिर भी गुप्तचक्षु संप्रदाय हर समय मेरी रक्षा करता है, यहाँ तक कि मुझे इस तरह की एक महत्वपूर्ण घटना की पूर्व सूचना भी नहीं देता। एज्यूविश मास्टर के दिल में कड़वाहट सी महसूस हुई। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गुप्तचक्षु संप्रदाय को समर्पित कर दिया और अपनी मृत्यु तक अथक परिश्रम करते रहे। फिर भी अंत में गुप्तचक्षु संप्रदाय ने उससे कई बातें छुपाईं। एज्यूविश मास्टर को यह विश्वास नहीं था कि एक विशाल गुप्तचक्षु संप्रदाय में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग जन्म से ही नहीं होंगे जो आपदा का सामना करने और संप्रदाय के प्रमुख को दानव जाति के आसन्न आक्रमण के बारे में सूचित करने के लिए पैदा हुए हों। गरीबी में होने पर केवल अपनी ही देखभाल करनी चाहिए, समृद्धि में होने पर संसार की देखभाल करनी चाहिए। चूंकि गुप्तचक्षु संप्रदाय को हम पर, गुरु और शिष्य पर भरोसा नहीं है, तो हमें गुप्तचक्षु संप्रदाय के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी चाहिए? आर्यन ने एज्यूविश मास्टर को सलाह दी। एज्यूविश मास्टर ने थोड़ी आह भरी, मन ही मन आर्यन का अर्थ समझ गए। चिंता मत करो, गुरुजी को पता है वो क्या कर रहे हैं। हम मौके पर गुरुजी अपने लिए निकलने का रास्ता जरूर छोड़ देंगे। इसके साथ एज्यूविश मास्टर का क्लोन एक धमाके के साथ गायब हो गया, मानो वह कभी प्रकट ही न हुआ हो। एज्यूविश मास्टर को विदा करने के बाद आर्यन की मुट्ठियां थोड़ी सी भींच गईं। ऐसा लगता है कि कुछ योजनाओं को पहले ही अमल में लाना चाहिए। आर्यन की कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने की आदत नहीं थी। यदि वह सचमुच इस अमर दुनिया में नहीं रह सकता था, तो वह हठपूर्वक इसकी रक्षा नहीं करता। दानव जाति के लोहे के खुरों के नीचे कुछ ही लोग जीवित बच पाए। अगर वह जीत नहीं पाता, तो आर्यन स्वाभाविक रूप से भाग सकता था। आखिरकार अमर जगत का उन पर कोई कर्ज तो था नहीं। कहाँ दौड़ना है और किसके साथ जाना है, इस बारे में आर्यन ने इस समस्या के बारे में पहले ही सोच लिया था। असंख्य लोकों में से कुछ शक्तियां लंबे समय से लोकों और जातियों की सीमाओं से परे थीं। वे असंख्य लोकों से ऊपर थीं, यहाँ तक कि अमर लोक, पाताल लोक और नरक में भी विचरण करने में सक्षम थीं। पुनर्जन्म हॉल उनमें से एक था। आर्यन ने वास्तव में देवराक्षस संप्रदाय पर विचार किया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह थोड़ा अविश्वसनीय है। ब्लैक रोज जो इससे बच निकली वह ठीक थी, लेकिन बैरन थोड़ा अविश्वसनीय था। बेशक अमर जगत के पूरी तरह से पतन से पहले भी आर्यन का भागने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार अमर लोक में उसके कई रिश्तेदार और दोस्त थे, और उनके लिए निर्णायक रूप से उन्हें छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। ब्लड रियल्म यूथ किंग प्रतियोगिता पूरे जोश में चल रही थी। आर्यन ने एक और अरीना मैच जीता। शुरू में आर्यन ने आगे बढ़ने के लिए अपनी योग्यता बेचने और फिर पुनरुद्धार मैच में भाग लेने की योजना बनाई थी। हालांकि इस विचार को हरीशचंद्र ने उभरते ही तुरंत खारिज कर दिया। यहाँ तक कि जमींदार के परिवार के पास भी अतिरिक्त अनाज नहीं था। उसने आर्यन की विनाशकारी शक्ति को देखा और उसके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई। इससे पहले एक परीक्षण स्थान और 9 कठपुतलियों को छीन लेने से उन प्रायोजकों को भारी नुकसान हुआ था, और केवल उनके समर्थन से ही इसकी भरपाई हो सकी थी। अगर आर्यन ने दोबारा ऐसी हरकत की तो शायद वे प्रायोजक हंगामा खड़ा कर देंगे। आखिरकार किसी के भी ब्लड स्टोन हवा से तो नहीं आ जाते। पैसा कमाने का एक तरीका अवरुद्ध हो गया। इससे आर्यन बहुत दुखी हो गया, लेकिन ऊपरी तौर पर वह कुछ भी नहीं कह सका।
इसलिए सारी हिंसा का क्रियान्वयन केवल आगामी अखाड़े के मैचों में ही किया जा सकता था। बाद के अखाड़े के मुकाबलों के प्रारंभिक दौर में आर्यन के प्रतिद्वंद्वी काफी सामान्य हो गए। वे अब केवल शाश्वत परिवार के प्रतिभाशाली लोग या दानव जाति के जासूस या रक्तकोवा जाति के पुनरुत्थानवादी नहीं रहे। आर्यन हजारों सैनिकों को चीरते हुए आगे बढ़ा, रास्ते में आने वाले देवताओं और बुद्धों को भी मार डाला। कठपुतली देवताओं की सहायता के बिना भी साधारण रक्तलोक के प्रतिभाशाली प्राणी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। छात्र आर्यन का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए अखाड़े में उसका कोई भी प्रतिद्वंदी 3 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाया। समस्या का समाधान करने के लिए एक मुक्का और एक लात ही काफी थी। एकमात्र रक्त क्षेत्र जीनियस, जो किसी तरह एक वार झेलने में कामयाब रहा, खुश होने का समय भी नहीं पा सका था कि आर्यन का एक अजन्मा योद्धा आकाश से उतरकर अपने बड़े नितंबों से उस पर बैठ गया, जिससे उसकी 3 पसलियां टूट गईं। वह खून थूकने लगा और उसे अखाड़े से बाहर ले जाया गया। उन्होंने अखाड़े के मुकाबलों में सफलतापूर्वक आगे बढ़त हासिल की। इससे शिशान को भी काफी मान सम्मान मिला, क्योंकि एक तरह से आर्यन को शिशान ने सूर्य परिवार में भर्ती कर लिया था। अगर आर्यन का प्रदर्शन औसत दर्जे का होता तो इससे उसकी मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती। अखाड़े में होने वाले मुकाबलों के बाद प्रतियोगिता का दूसरा दौर एलिमिनेशन राउंड था। निष्कासन दौर में ब्लड रियल्म यूथ किंग प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण को उत्तीर्ण करने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों को 1000 अंधेरे शहरों में फेंक दिया गया और फिर उनकी संबंधित जीवित रहने की क्षमताओं का परीक्षण किया गया। जो भी 100 दिनों तक जीवित रह सकेगा वह प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंच जाएगा। हालांकि इस एलिमिनेशन राउंड का खतरा पिछले एरिना मैचों के खतरे से कहीं अधिक था, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड का आयोजन स्थल डार्क सिटी था, जो असंख्य लोगों में प्रसिद्ध था। डार्क सिटी नरक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, जिस पर दानव जाति ने विजय प्राप्त कर शासन किया है। प्रत्येक डार्क सिटी जरूरी नहीं कि एक प्राचीन शहर हो। कुछ डार्क सिटीज एक समतल, एक ग्रह या यहाँ तक कि लघु हजार दुनियाओं का एक समूह भी हो सकती हैं। डार्क सिटी ट्रायल ब्लड रियल्म यूथ किंग प्रतियोगिता के लिए एक नई परियोजना थी। पिछली प्रतियोगिता में परीक्षण स्थल अभी भी एक उजाड़ रेगिस्तान था। रक्तलोक और दानव जाति के बीच मतभेद प्रतीत होता था। निष्क्रिय रूप से प्रतिरोध करने और सक्रिय रूप से हमला करने के 2 कठिन विकल्पों के बीच उन्होंने निर्णायक रूप से बाद वाला विकल्प चुना। ब्लड रियल्म यूथ किंग प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर से उभरे इन प्रतिभाशाली बच्चों में से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। दानव जाति के पीछे प्रकट होकर वे निश्चित रूप से दानव जाति के क्षेत्र को पूरी तरह से अराजकता और अव्यवस्था में डाल देंगे। सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लड रीम यूथ किंग प्रतियोगिता ने एक क्रॉस क्षेत्रीय प्रतियोगिता तैयार की। प्रत्येक प्रतियोगी के लिए एक ताबीज। खतरनाक परिस्थितियों में ताबीज को जलाने मात्र से स्वतः ही एक स्वतंत्र स्थान का निर्माण हो जाएगा, जो ताबीज के स्वामी को रक्त क्षेत्र में एक सुरक्षित क्षेत्र में वापस टेलीपोर्ट कर देगा। इसके अलावा प्रत्येक प्रतियोगी को मिट्टी की कठपुतली भी मिल सकती थी। क्लोन मिट्टी की कठपुतली को अपने स्वामी को पहचानने के लिए बस उसमें ताजे खून की एक बूंद टपका दें। फिर मिट्टी की कठपुतली उस प्रतियोगी के रूप में रूपांतरित हो जाती थी। इसकी ताकत, प्रतिभा और यहाँ तक कि वंश भी इसके मालिक के समान ही होगा। मिट्टी की उस कठपुतली का जीवनकाल 103 दिन था। एलिमिनेशन राउंड के बाद प्रत्येक प्रतियोगी क्रॉस क्षेत्र को कुचल देगा। उनके हाथ में ताबीज है और वे रक्तलोक में लौट जाते हैं और युद्ध में लूटी गई उनकी संपत्ति वापस ले आओ। अगर वे तय समय सीमा के भीतर वापस नहीं लौटे तो अंधेरे शहर में मिट्टी की कठपुतली भी अपने आप ढह जाएगी,
जिससे दानव जाति के लिए कोई अवसर नहीं बचेगा। मिट्टी की कठपुतली और क्रॉस क्षेत्र दोनों ताबीज जैसे चिन्ह अविश्वसनीय रूप से भव्य प्रतीक थे। आर्यन समझ गया था कि रक्तलोक के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस रक्तलोक युवा राजा प्रतियोगिता के लिए दृढ़ प्रयास किया था। इसके विपरीत अमर जगत की मानव जाति कहीं अधिक निम्न स्तर की थी। विशेष रूप से उस समय उस क्षेत्र में ब्लड रियल्म यूथ किंग प्रतियोगिता की तुलना में यह बिल्कुल तुच्छ था। ब्लड रियल्म यूथ किंग प्रतियोगिता विभिन्न डार्क सिटीज का पता लगाने के लिए मुफ्त श्रम का उपयोग करने का एक विशिष्ट उदाहरण था। एक ओर पीछे के क्षेत्र में फैली अराजकता दानव जाति के आक्रमण को रोक सकती थी, और दूसरी ओर इस विधि का उपयोग यह देखने के लिए किया जा सकता था कि क्या उन डार्क सिटीज में कोई कमजोर रूप से संरक्षित क्षेत्र हैं और क्या उनका लाभ उठाने के अवसर मौजूद हैं। दानव जाति की कुख्याति थी, लेकिन रक्तलोक भी ईमानदार नहीं था। इनमें से कट्टरपंथी गुट ने तो दानव जाति को अचानक घेरने के लिए पूर्वव्यापी कार्रवाई का आह्वान भी किया। प्रारंभिक दौर के अंत से लेकर अंतिम दौर तक लोगों के पास तैयारी के लिए कुल 1 महीने का समय था। जिन प्रतियोगियों की पृष्ठभूमि समृद्ध है, उनके परिवार इस समय का सदुपयोग अपने शिष्य की ताकत बढ़ाने और तुरुप के पत्ते तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी संसाधन चाहिए, मुझे भी तुरुप के पत्ते चाहिए। रेंजी पीक पर आर्यन शिशान के दरवाजे पर उकड़ू बैठ गया, उछल कूद करने लगा और शिशान से उत्साहपूर्वक बातें करने लगा। शिशान का चेहरा काला पड़ गया। आर्यन, कृपया ऐसा मत करो। सूर्य परिवार के संसाधन भी सीमित हैं। तुम्हें जो थोड़ी सी राशि दी जा सकती है, वह शायद तुम्हारे दांतों के बीच का खाली स्थान भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। शिशान को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतनी जल्दी संसाधनों की मांग करेगा। ऐसा नहीं था कि उसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन अगर उन संसाधनों को विश्व क्रिस्टल में परिवर्तित किया जाए तो उनकी कीमत शायद केवल 70 या 80 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल ही रह जाएगी। विश्व क्रिस्टल एस। ये संसाधन आर्यन के लिए जरा भी फर्क नहीं डालेंगे। शिशान ने लाइफ एकेडमी में आर्यन द्वारा किए गए हर काम की पूरी तरह से जांच कर ली थी। वह अपने लाइफ एकेडमी योगदान अंकों के बदले जिन संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता था, वे एक औसत यिनयान क्षेत्र के विशेषज्ञ की कुल संयुक्त संपत्ति से भी अधिक थे। शिशान का हमेशा से यही मानना था कि संसाधनों को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही लगाया जाना चाहिए। आर्यन जैसे धनी व्यक्ति के लिए इसे बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ा गया था। क्या? शिशान, क्या तुम मेरे लिए संसाधनों का आदान प्रदान नहीं करोगे? शिशान काफी देर तक चुप रहा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आर्यन के दिल में उमड़ रही उत्तेजना भी शांत हो गई। मैंने सूर्य परिवार के लिए काम किया है, मैंने सूर्य परिवार के लिए अपना खून बहाया है। आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। आर्यन हालांकि अभी भी मजाक के लहजे में बोल रहा था। उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शिशान उसे कितने संसाधन देता है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि सूर्य परिवार उसकी ट्रेनिंग को प्राथमिकता देगा या उसे विशेष अधिकार देगा। लेकिन आर्यन को इस बात की परवाह थी कि क्या सूर्य परिवार उसे उचित रवैया दे सकता है। यदि सूर्य परिवार में उनके योगदान को सूर्य परिवार से तदनुरूप मान्यता प्राप्त हो सकती है। सच कहें तो हालांकि आर्यन को शक्तिशाली हस्तियों से जुड़े रहना पसंद था, उन्हें प्रमुख शक्तियों का वह रवैया और शैली पसंद नहीं थी जो हमेशा अपने कबीले के हितों को प्राथमिकता देती थी। यदि शिशान ने सूर्य परिवार को ध्यान में रखते हुए उसे त्यागने और बलिदान करने का विकल्प चुना और फिर धार्मिकता के बहाने वैध रूप से उसे उसके पुरस्कारों से वंचित कर दिया, आर्यन सूर्य परिवार के प्रति अपने भविष्य के रवैये पर भी पुनर्विचार करेगा।
आर्यन के चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखकर शीशान को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। उसे अचानक समझ आ गया कि यह उसकी गलती थी। आर्यन को पहले से ही सूर्य परिवार से जुड़ाव का कोई मजबूत एहसास नहीं था। हालांकि वह इस बार उसके साथ रेंजी पीक आया था, इसका मतलब यह नहीं था कि आर्यन सूर्य परिवार को पहचानता था। अमर दुनिया के सूर्य परिवार ने उन्हें बहुत आहत किया था। यदि आर्यन रक्त क्षेत्र के सूर्य परिवार में अपनेपन की समान भावना महसूस नहीं कर सका, तो आर्यन के दिल में रक्त क्षेत्र का सूर्य परिवार बहुत अच्छी तरह से अमर दुनिया का दूसरा सूर्य परिवार बन सकता है। सूर्य परिवार द्वारा दिए जाने वाले संसाधन वास्तव में सीमित हैं, क्योंकि आप अभी-अभी सूर्य परिवार में शामिल हुए हैं। इसलिए रक्तलोक के सूर्य परिवार के कुछ उच्च स्तरीय सदस्य अभी भी आपके प्रति बहुत सतर्क और चौकस हैं। आखिरकार एक जैविक मां से जन्मा है और दूसरा सौतेली मां द्वारा पाला पोसा गया है, इसलिए कुछ अंतर तो हमेशा ही रहेंगे। हालांकि आपके मार्गदर्शक के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस स्टोरेज पाउच में मौजूद संसाधन लगभग 78 निम्न श्रेणी के संसाधनों के बराबर हैं। विश्व क्रिस्टल। इनमें से कुछ व्यावहारिक गुप्त तकनीकें हैं जो कम खपत वाली, उच्च शक्ति वाली और जल्दी से महारत हासिल करने में आसान हैं और डार्क सिटी में आपकी जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अन्य कुछ उपयोगी छोटी वस्तुएं हैं, हालांकि वे बहुत कीमती नहीं हैं, लेकिन आपकी जान बचाने में काफी प्रभावी हैं। शीशान ने सीधे चीजों से भरा बैग आर्यन को दिया। इस भंडारण थैली में मौजूद संसाधनों का चयन सूर्य परिवार द्वारा अपने शिष्यों के लिए सावधानी पूर्वक किया गया था, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतियोगिता में उनकी सफलता की संभावना बनी रहे। डार्क सिटी काफी खतरनाक है, लेकिन अगर कोई सचमुच वहां 100 दिनों तक जीवित रह सकता है, तो प्राप्त प्रशिक्षण निश्चित रूप से सभी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगा। शीशान की थैली में मौजूद संसाधन मूल रूप से आर्यन के लिए नहीं थे। हालांकि शीशान को चिंता थी कि रक्तलोक के सूर्य परिवार से आर्यन भी निराश महसूस करेगा, इसलिए उसने यह खजाना उसे दे दिया। जहां तक सूर्य परिवार की बात है, जिस शिष्य को मूल रूप से यह स्टोरेज पाउच मिलना था, शीशान के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। वैसे भी सूर्य परिवार में उनकी हैसियत और पद को देखते हुए इस तरह के संसाधनों का एक और सेट प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। आर्यन की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई। संक्षेप में सूर्य परिवार के प्रदर्शन को स्वीकार किया, लेकिन उसके दिल में मौजूद दरार को भरने के लिए एक छोटे से थैले में मौजूद संसाधन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। वहीं दूसरी ओर अमर दुनिया में आर्यन का मुख्य शरीर एक बार फिर बिना अनुमति के 1000 चंद्रमा पर्वत से निकल गया। लानत है, सिया और तारक वापस आ गए हैं। आर्यन ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। शुरू में तो उसे लगा था कि ब्लैक ट्रायल में कुछ समय लगेगा, और अगर दोनों वापस भी आ पाए तो कम से कम 10 या 8 साल और लग जाएंगे। उनकी वापसी समस्या नहीं थी। ये दोनों लोग वास्तव में एक खजाने का नक्शा लेकर आए, जिसमें एक अत्यंत प्राचीन शून्य अमर रैंक दर्ज थी। अमर दुनिया में खजाना। क्या आप दोनों को यकीन है कि यह खजाने का नक्शा असली है? आर्यन ने सिया और तारक को संदेह से देखा। यह सुनकर सिया तुरंत क्रोधित हो गई। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हारे द्वारा इस खजाने के नक्शे को वापस लाने के कारण ही मेरा आत्मविश्वास और भी कम हो गया है। आर्यन मन ही मन सोचने लगा, लेकिन डीप ब्लू स्टार पर अमर लोक का खजाना नक्शा क्यों दिखाई देगा? यह स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक है। आर्यन ने एक और सवाल उठाया। उन्हें लगा कि न तो सिया और न ही तारक बहुत भरोसेमंद थे। हालांकि वह खुद पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं था,
लेकिन अविश्वसनीय लोगों के मन में अक्सर अन्य अविश्वसनीय लोगों के लिए अच्छे भाव नहीं होते थे। हमने रोटेशन दायरे को नष्ट करके इसे प्राप्त किया। अद्भुत स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य से यह खजाना मानचित्र छीन लिया गया। जब उसकी मृत्यु हुई तब भी वह इस खजाने के मानचित्र को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था। स्पष्ट है कि इस खजाने के मानचित्र का उसके लिए असाधारण महत्व था, इसलिए यह निश्चित रूप से असली है। उसने अपने चतुर अनुमान के लिए खुद को शाबाशी दी। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। भाई, जरा दिमाग लगाओ और सोचो, अगर यह सचमुच वॉइड इमॉर्टल स्तर का खजाना नक्शा है तो क्या यह रोटेशन दायरे के किसी व्यक्ति के हाथों में प्रकट होगा? शिष्य, और यह अद्भुत स्वर्ग संप्रदाय किस छोटे से संप्रदाय से निकला है? मैंने तो इनके भर्ती विज्ञापनों के बारे में सुना तक नहीं। आर्यन ने एक बार फिर सिया की जानकारी की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया। काव काव। 2 कौवे उड़ गए सिर के ऊपर से। तारक ने मध्यस्थता करते हुए कहा, यह खजाने का नक्शा बिल्कुल सही है। जब मैं डीप ब्लू स्टार पर था तब मैंने एरलांग शेन की दिव्य दृष्टि प्रकट की थी। यह दुनिया की सभी चीजों की प्रामाणिकता को पहचानती है। इस खजाने के नक्शे में खजाने का प्रकाश मजबूत और बेहद चमकदार है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह एक वास्तविक खजाने की ओर इशारा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तारक ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। आर्यन ने बड़ी बड़ी आंखों से तारक को घूर कर देखा। अरे बाप रे, तुम्हारे पास तो यह क्षमता है। बिल्कुल अभिव्यक्ति। भ्रम में मौजूद हर चीज को मैं प्रकट कर सकता हूं। तारक ने अपनी छाती फुला ली। उनकी प्रतिभा को सचमुच विलक्षण प्रतिभा के समान कहा जा सकता है। आर्यन की नकारात्मक भावनाएं +999। धिक्कार है, गोल्डन फिंगर में इतना बड़ा अंतर क्यों है, जबकि हम दोनों ही पुनर्जन्म लेने वाली पार्टियां हैं और चचेरे भाई बहन हैं। खजाने का नक्शा असली साबित हुआ। खजाने के नक्शे की तुलना अमर जगत के नक्शे से करने पर तुरंत ही उत्तर मिल गया। खजाने के नक्शे पर दर्शाया गया स्थान एक प्राचीन और विशाल रेगिस्तान था। इस रेगिस्तान का नाम भी काफी अनोखा था। इसे सहारा रेगिस्तान कहा जाता था। सिया को इस नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन नाम सुनते ही आर्यन और तारक दोनों को बेचैनी महसूस हुई। पृथ्वी पर सहारा रेगिस्तान के नाम से एक समय एक और रेगिस्तान हुआ करता था। उस रेगिस्तान में अनगिनत किंवदंतियां प्रचलित थीं और आज भी अनगिनत लोग उन्हें गाते हैं। आर्यन और तारक को यह विश्वास नहीं था कि नामों में समानता महज एक संयोग है। सहारा कोई साधारण नाम नहीं है। इसका एक ही समय में 2 दुनियाओं में प्रकट होना असंभव है। क्या आप इस रेगिस्तान के बारे में जानते हैं? आर्यन ने लघु विश्वकोश सिया से पूछा। एक मानक परिवार के रूप में शिष्य, हालांकि उन्हें निर्वासित सीमा के रूप में जाना जाता था, अपने शरारती स्वभाव के कारण उनकी सांस्कृतिक प्रशिक्षा काफी अच्छी थी। यह विश्वासघात से भरा रेगिस्तान है। इसे लगभग निषिद्ध भूमि के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्वर्णिम अमरों को दफनाया गया था और स्वर्गीय अमर शहीद हुए थे। एक अद्वितीय वृद्ध सम्राट थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल के अंत के निकट आकर अपने अंतिम कुछ वर्षों को दांव पर लगाकर सहारा रेगिस्तान में दूर तक यात्रा की, अंततः अमर पौधे और चमत्कारी औषधियां प्राप्त की और दूसरा जीवन जिया। वहां अपने चरम पर पहुंचे अद्वितीय संत भी अमरता के निशान खोजने के लिए वहां गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे और उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। सहारा रेगिस्तान में अद्वितीय खोजकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। कुछ ने तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए सर्वोच्च समर्थ, अमरता के अवसर प्राप्त किए, जबकि अन्य उसमें अनंत नींद में सो गए और कभी जाग नहीं पाए।
अगर यह खजाना मानचित्र सहारा में स्थित तथाकथित खजाने की ओर इशारा करता है, तो मुझे लगता है कि हमें वहां जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि सहारा में अनगिनत खजाने हैं, लेकिन उन्हें सचमुच निकालने वाले बहुत कम हैं। उन्होंने आशंका के भाव से सहारा के बारे में बात की। जाहिर है वह इसके बारे में और भी कई किंवदंतियां जानता था, लेकिन उसने सोचा कि उन किंवदंतियों के बारे में बात न करना ही बेहतर होगा, क्योंकि कुछ बातें वर्जित विषयों से संबंधित थीं। यहाँ तक कि शाश्वत परिवार जैसे सर्वोच्च समर्थ परिवार भी चुप रहे। आर्यन को सहारा नाम सुनते ही एक अजीब सी भावना का अनुभव हुआ, बहनचोद सहारा रेगिस्तान। उनका मानना था कि यह जगह असाधारण होगी, संभवतः पृथ्वी से गहराई से जुड़ी होगी, और उन्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस खजाने के नक्शे का अनुसरण करके शून्य अमर खजाने की खोज करूंगा। आर्यन ने सिया को चौंकाते हुए अचानक यह निर्णय लिया। सिया के मन में आर्यन को ऐसा नहीं होना चाहिए। वह लापरवाही से जोखिम नहीं उठाता था, क्योंकि आर्यन अपने जीवन को महत्व देता था और उसके पास मौजूद धन उसके लिए बिना किसी चिंता के संत स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। आर्यन, आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक शून्य अमर खजाना वास्तव में लुभावना है, लेकिन वह खजाना सहारा रेगिस्तान में स्थित है। वह एक तरह से वर्जित भूमि है, जहां संत भी गए हैं और कभी वापस नहीं लौटे। सिया आर्यन को समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे समझा रही थी कि वह जल्दबाजी न करे, बिना सोचे समझे कोई काम न करे। नहीं, इस रेगिस्तान का मेरे लिए विशेष महत्व है। मुझे विश्वास है कि तारक भी मेरे जैसा ही चुनाव करेगा। आर्यन की आंखों में एक हल्की दृढ़ दृष्टि झलक रही थी। तुरंत गंभीर हो गया। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ जोखिम नहीं लेना चाहता। ब्लैक ट्रायल से सफलतापूर्वक लौटने के बाद मुझे निश्चित रूप से शाश्वत परिवार से गहन साधना प्राप्त होगी। हालांकि मुझे निर्वासन के बहाने ब्लैक ट्रायल में भेजा गया था, लेकिन मैं असीम क्षमता के साथ वापस लौटा हूं। 2 कदम पीछे हट गया। वह एक डरपोक मोटा आदमी था। अगर वह जोखिम लेने से बच सकता, तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता। इसके अलावा इस बार डीप ब्लू स्टार पर उन्हें काफी फायदे भी मिले थे। आप जो चाहें कर सकते हैं। आर्यन का संकल्प सिया के पीछे हटने से जरा भी नहीं डिगा। थोड़ा भौहें चढ़ाई। उन्होंने गौर किया कि आर्यन की भावनाएं असामान्य रूप से उत्तेजित थीं। आर्यन, तुम पर जादू तो नहीं हुआ है? मेरी समझ से तो तुम ऐसे नहीं हो। सिया को लगा कि आर्यन सामान्य नहीं था और उस युवक से बहुत अलग था जिसे वह याद करता था। आर्यन ने गंभीरता से कहा, उस सहारा रेगिस्तान में कुछ रहस्य छिपे हैं। अगर मैंने उसका पूरी तरह से पता नहीं लगाया, तो मेरे दिल में कभी न भरने वाला पछतावा रह जाएगा। जहां तक तुम्हारे शाश्वत परिवार में लौटने की बात है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दबाजी मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम काले इम्तिहान से लौट आए हो, तुम्हारा शाश्वत परिवार तुम्हारे शरीर पर छिपे रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं होगा? मैंने कुछ प्राचीन ग्रंथ पढ़े हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि काले इम्तिहान से लौटने वाले कुछ विलक्षण प्रतिभावानों को उनकी सहायक शक्तियों से विशेष साधना प्राप्त हुई, जिससे वे महानता की ऊंचाइयों पर पहुंचे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जबकि अन्य इतिहास की धारा से पूरी तरह गायब हो गए। ऐसा लगता है जैसे वे कभी प्रकट ही नहीं हुए थे। आर्यन के बोलने के बाद डर से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं डरपोक हूं, इसलिए मुझे डराओ मत। सिया चौंक गई, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि आर्यन किस बारे में बात कर रहा है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस इतिहास का एक हिस्सा बता रहा हूं।
ब्लैक ट्रायल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या आपको लगता है कि इससे आपको जीवन का क्रिस्टल लाभ पहुंचाता है, या दो अलग अलग सभ्यताओं की तुलना से प्राप्त ज्ञान की चिंगारी? आर्यन ने धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया। सहारा जैसी खतरनाक जगह पर वह दो को साथ लिए बिना सचमुच सहज महसूस नहीं करेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो येलो स्प्रिंग्स रोड पर किसी का साथ होना कितना अच्छा होगा। पुनर्जन्म लेने और पुनर्जन्म के 6 मार्गों का अनुभव करने के लिए अकेले पाताल लोक जाना कितना अकेलापन भरा होगा। का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। दो सभ्यताओं का महत्व स्वाभाविक रूप से अधिक है। जीवन क्रिस्टल अच्छी चीजें हैं, वे जीवन स्तरों की छलांग और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उनके कई नुकसान भी हैं। उनका लापरवाही से उपयोग करना लाभ से अधिक हानि का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आपके शाश्वत परिवार के बड़े बुजुर्ग आपसे गहरे नीले तारे की सभ्यता की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ताकि रहस्यों और सफलताओं को समझ सकें, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वे आपकी संभावित रूप से गलत मौखिक कहानी सुनना चाहेंगे, या वे सीधे आपकी यादों के सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए आत्ममंथन करेंगे? आर्यन ने लोमड़ी जैसी धूर्त मुस्कान दिखाई। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया, जैसे मानो किसी के काले टटे हो। स्वाभाविक रूप से वे सोल सर्च ही चुनेंगे। उन बूढ़े कमीनों ने बचपन से ही मेरी परवाह नहीं की, वरना छोटी मोटी गलतियां करने पर मुझे लगातार देश निकाला नहीं दिया जाता। एक साधक के लिए आत्मखोज मृत्यु से भी अधिक असहनीय होती है। इतना ही नहीं, आत्मखोज के अनेक नुकसान भी हैं। एक छोटी सी चूक भी खोजे जा रहे व्यक्ति के चेतना सागर को नष्ट कर सकती है, जिससे आत्मा का अपवाह और विक्षेपण हो सकता है और वह कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकती। आत्मखोज की प्रक्रिया के दौरान जब तक कोई व्यक्ति अपने चेतना सागर को खोलता है, तब तक वह अपने सभी रहस्यों को आत्मखोजकर्ताओं के सामने उजागर करने के समान है। सिया इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए उसके पास अनेक रहस्य हैं और वह उन्हें आसानी से प्रकट नहीं कर सकता। आर्यन, मैं समझता हूं। भले ही मैं शाश्वत परिवार में वापस लौटूं, मुझे उस बिंदु तक बढ़ना होगा जहां शाश्वत परिवार मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सके। अन्यथा यह शाश्वत परिवार मेरी कब्रगाह बन सकता है। उसने मन ही मन आह भरी। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी कुलीन परिवार में प्रवेश कर लेता है तो वह रिश्ता समुद्र की तरह गहरा हो जाता है। उसके बाद रिश्तेदारी अजनबियों जैसी हो जाती है। पारिवारिक हितों के समक्ष परिवार के व्यक्तिगत लाभ और हानि को प्राथमिकता दी जाती है। शिष्य अत्यंत छोटे हो जाते हैं। वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर परिवार अपने शिष्यों से निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ समर्पित करने की मांग कर सकता है। तो क्या तुम इस बार मेरे साथ सहारा जा रहे हो या नहीं? आर्यन ने फिर आग्रह किया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी धूर्त मुस्कान स्पष्ट थी। मुझे लाभ का 3/4 हिस्सा लेना होगा। सौदा? आर्यन तुरंत सहमत हो गया। सहारा रेगिस्तान के चारों ओर पीले रंग की रेत से आसमान भर गया था। इसने पूरे आकाश और धरती को अपनी चपेट में ले लिया। यह अभी भी सहारा का सबसे बाहरी क्षेत्र था। सटीक रूप से कहें तो यह क्षेत्र वास्तव में सहारा का हिस्सा नहीं था। इस क्षेत्र में अभी भी काफी लोग रहते थे। बेशक वे यहाँ सुंदर दृश्यों का आनंद लेने या दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए नहीं आए थे। सहारा रेगिस्तान के बाहरी इलाके में, जहाँ दिन रात पीली रेत रहती है, वहाँ आम इंसान लंबे समय तक नहीं रह सकते। इस पीली रेत में पैर जमाने और बुनियादी जीवनयापन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम खेती का स्तर तपोधरा क्षेत्र की छठी परत थी। सहारा रेगिस्तान भले ही भयावह था, लेकिन उसके बाहरी इलाकों की धूल ने अनगिनत लोगों में जीवन शक्ति का संचार भी किया।
सहारा रेगिस्तान से उड़कर आने वाली पीली रेत में दो विशेष प्रकार की अत्यंत मूल्यवान रेत मिली हुई थी। एक प्रकार की रेत पीली सार रेत थी। यह रेत जादुई कलाकृतियों के निर्माण के लिए आवश्यक मूलभूत सामग्रियों में से एक है। हालांकि पीली सार रेत के प्रत्येक दाने की इकाई कीमत अधिक नहीं है, फिर भी इसकी मांग अत्यधिक है। इसलिए सहारा रेगिस्तान से हर साल एकत्रित की जाने वाली पीली रेत को बहुत अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। एक और प्रकार की रेत भी थी जिसे स्वर्गीय तारा रेत कहा जाता था। यह ताबीज बनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक रेत में से एक है। जब इस रेत को पीसा जाता है तो यह पृथ्वी की ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है, जिससे पृथ्वी गुण वाले ताबीज की शक्ति 10 से 20% तक बढ़ सकती है। इसलिए सहारा के आसपास रहने वाले लोगों को रेत खोजकर्ता भी कहा जाता था। हालांकि उनकी जीवन परिस्थितियां कठिन थीं, फिर भी उनकी औसत वार्षिक आय लगभग 2 से 3 हजार निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक पहुंच सकती थी, जिसे सहजता स्तर के साधकों के बीच भी उच्च आय वर्ग माना जाता था। कई लोग इस सहारा की मदद से प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफल हुए। उन्होंने संसाधनों के बदले पीली सार रेत और दिव्य तारा रेत का उपयोग किया, अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, अपनी किस्मत बदल दी और निम्नतम पायदान से ऊपर उठ गए। आर्यन, सिया और तारक सहारा के बाहरी इलाके में पहुंचे, लेकिन उन्हें इन रेतीले इलाकों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उन तीनों के पास खजाने का नक्शा था, लेकिन सहारा रेगिस्तान की गहराई में अंतहीन पीली रेत के बीच प्रवेश करने के बाद किसे पता था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम किधर है। इसलिए उन्हें कुछ अनुभवी मार्गदर्शकों की आवश्यकता थी। उन्हें पहले एक टीम में शामिल होना होगा। सहारा के बाहरी इलाकों में ऐसी खोज टीमें अस्थायी रूप से गठित की गईं, जो फिर अपने अवसर की तलाश में सहारा की गहराई में प्रवेश करती थीं। इन टीमों की गुणवत्ता अलग अलग थी। वे तीनों आर्यन यहां एक यादृच्छिक टीम में शामिल होने आए थे। जल्द ही आर्यन को टीमों के बारे में जानकारी खरीदने के लिए चाणक्य नाम का एक सूचना विक्रेता मिल गया। चाणक्य कद में छोटा था, लेकिन उसके अंग सुविकसित थे और वह एक हथौड़ा लिए रहता था। उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त का प्रवाह तेज था। यह स्वर्ग और पृथ्वी लोक का तृतीय स्तर का साधक था। यदि वह किसी साधारण विद्यालय में होता तो कम से कम एक मामूली मध्यस्तरीय व्यक्ति तो होता ही। हालांकि सहारा के बाहरी इलाकों में इस क्षेत्र के स्वतंत्र किसान बिल्कुल भी असामान्य नहीं थे। वे खेत में उगने वाले खरपतवारों की तरह दृढ़ता से बढ़ते गए। टीम ढूंढने की कीमत पर हम कैसे चर्चा करें? आर्यन, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के परिवार से आता था और जिसने अपना काफी समय निम्न स्तर पर बिताया था, ऐसे लोगों से निपटने का उसका अपना ही तरीका था। इस तरह का व्यवसाय करने का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था। पैसे के बारे में सीधे मुद्दे पर आना किसी भी अन्य तरीके से ज्यादा प्रभावी था। जैसा कि उम्मीद थी, आर्यन के बोलते ही चाणक्य खुशी से झूम उठा, जैसे मानो किसी बावले लैंड की तरह। भाई, तुम सही रास्ते पर हो। एक सामान्य टीम के लिए जानकारी 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। एक विशिष्ट टीम के लिए यह 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। परिचय एक अलग बातचीत है। छोटा व्यवसाय, कोई मोलभाव नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। चाणक्य की सोच स्पष्ट थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से सहारा के बाहरी इलाकों में एक से अधिक व्यापारिक सौदे किए थे। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया, कीमत उचित थी। सामान्य टीम से आमतौर पर क्या तात्पर्य होता है? और कुलीन टीम से क्या तात्पर्य है? आर्यन के पास आत्मिक पत्थरों की कमी नहीं थी, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं बनना चाहता था। एक सामान्य टीम में 10 से 15 लोग होते हैं, जिनकी औसत साधना स्तर स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के आसपास होता है।
नेता आमतौर पर घूर्णन स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। टीम में एक या दो अनुभवी मार्गदर्शक होते हैं। एक विशिष्ट टीम में लगभग 20 लोग होते हैं, जिनकी औसत साधना स्तर घूर्णन स्तर के आसपास होता है। नेता या तो घूर्णन स्तर के शिखर पर होता है या यिन और यांग स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। हालांकि आप तीनों की साधना स्तर को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि आप एक विशिष्ट टीम में शामिल हो पाएंगे। चाणक्य ने आर्यन और अन्य लोगों के खेती क्षेत्रों को स्कैन किया, जिससे निराशा का संकेत मिला। अगर वह किसी प्रतिष्ठित टीम को लोगों की सिफारिश कर सके तो वह प्रतिष्ठित टीम भी उसे अच्छा इनाम देगी। हे एक सामान्य टीम ही सही। ये रहे आपके लिए 10 आत्मिक पत्थर। मुझे एक सामान्य टीम के लिए जानकारी दीजिए। आर्यन ने 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन फेंके, जिन्हें चाणक्य ने स्थिर भाव से पकड़ लिया। उसने आर्यन को कागज का एक पतला टुकड़ा दिया। इसमें उन दर्जनों टीमों का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया गया था जो बनने वाली थीं। इसमें इन टीमों की पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत क्षमताओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया था और साथ ही उनकी भर्ती संबंधी आवश्यकताओं का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया था। ये सारी बातें कागजों पर थीं और जरूरी नहीं कि विश्वसनीय हों। आर्यन, सिया और तारक की तरह सहारा के बाहरी इलाकों में मौजूद टीमों में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए तीनों ने अपनी आभा को स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की पहली परत तक दबा दिया। जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, उनमें से कौन अपने पास कुछ गुप्त तुरुप के पत्ते नहीं रखता? एक बार किसी के असली रंग सामने आ जाएं, तो उसकी मौत का समय दूर नहीं रहता। ये टीमें वाकई बहुत अच्छी हैं। कर्मचारियों की संरचना काफी व्यापक है। क्या आप हमें किसी टीम की सिफारिश करने और उनसे परिचय कराने में मदद नहीं करेंगे? आर्यन इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अतः उन्होंने यह कार्य सीधे चाणक्य को सौंप दिया। चाणक्य मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। आपकी जरूरतें मेरी जिम्मेदारी हैं। आपको नियमित टीम में शामिल करने का शुल्क प्रति व्यक्ति 300 आत्मिक पत्थर है। आप पहले प्रति व्यक्ति 100 आत्मिक पत्थर जमा कर सकते हैं और शेष राशि सफल परिचय के बाद दी जाएगी। हम्मा आपके नियमों के अनुसार। आर्यन ने 300 आत्मिक पत्थर चाणक्य को सौंपे। चाणक्य और भी अधिक चमक के साथ मुस्कुराया। प्रत्यक्ष। चाणक्य को ऐसे ग्राहक पसंद थे जो मोलभाव नहीं करते थे। मेरी जमा राशि लेने के बाद आपको एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम एक नियमित टीम में शामिल हो सकें। आर्यन ने चाणक्य की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकती रोशनी से भरी हुई थीं, मानो उसके चेहरे में 2 रत्न जड़े हों। ये तो सिर्फ 300 स्पिरिट स्टोन हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों करें? चाणक्य ने शुरू में सोचा था कि आखिरकार उसे एक सीधा सादा ग्राहक मिल गया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसने उस व्यक्ति को गलत समझा था। आर्यन ने झटपट एक लकड़ी के तख्ते पर एक साधारण अनुबंध लिख डाला। एक झटके के साथ उसने उसे चाणक्य के सामने धकेल दिया। इससे चाणक्य को ऐसा लगा जैसे वह अचानक किसी मुसीबत में फंस गया हो, मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। अरे यार, वो सच में इस पर हस्ताक्षर कर रहा है। चाणक्य के हृदय में अचानक एक अंधकार छा गया। आर्यन ने चाणक्य को घूरते हुए कहा, क्या तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत भी नहीं करते? क्या सच में तुम्हारा सहयोग करने में कोई ईमानदारी नहीं है? चाणक्य ने आर्यन की ओर घूरकर देखा। चुप रहो। मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा, लेकिन तुम अफवाहें फैलाकर अपने चौथे गुरु की प्रतिष्ठा को धूमिल मत करना। तुम्हें पता है, इस क्षेत्र में 10 मील के दायरे में तुम्हारे चौथे गुरु एक प्रसिद्ध नायक हैं। भरोसेमंद और वफादार।
भला कौन टूटे हुए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत करेगा। चाणक्य ने अपनी उंगली काट ली और उसे लकड़ी के तख्ते पर जोर से दबाया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, डी चूंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो आइए हम तीनों के पेशेवर दिशानिर्देशों का संक्षेप में परिचय दें। मैं उपचार के मार्ग पर हूं और मुझे कुछ मंत्रों का भी ज्ञान है। सटीक रूप से कहूं तो मुझे उपचारोन्मुख जादूगर होना चाहिए। जहां तक युद्ध शक्ति की बात है, मुझ पर भरोसा मत करो। यह मेरा चचेरा भाई तारक है, एक तीरंदाज, लंबी दूरी से वार करने में माहिर और अद्भुत युद्ध क्षमता वाला। यह है जादू टोने में सबसे कुशल। भविष्यवाणियों के मार्ग पर आर्यन ने तीनों की पेशेवर स्थितियों का परिचय चाणक्य को दिया। चाणक्य का चेहरा लंबा खिंच गया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने पहले ही एडवांस देने में इतनी जल्दी की। इसमें भी कोई हैरानी नहीं कि एडवांस देने के बाद उसने किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जहमत उठाई। पता चला कि उसने एक गड्ढा खोद रखा था और यहीं उसका इंतजार कर रहा था। तुम तीनों साफ तौर पर कामचोरी कर रहे हो, है ना? धिक्कार है, क्या आपके तीनों पेशे इससे भी अधिक विशिष्ट हो सकते हैं? एक बड़े समूह में ऐसे व्यवसायों के लिए जगह बनाना वास्तव में काफी आसान होगा। एक उपचारक जादूगर, घायलों का इलाज करना और पल भर में युद्ध शक्ति बहाल करना कितना शक्तिशाली पेशा है। लेकिन सहारा में तो सब लोग छोटे छोटे समूहों में जाते हैं और सब लोग अपने साथ इलाज की दवाइयां लेकर जाते हैं, है ना? तुम्हारे जैसे बोझ को लाने का क्या फायदा? शायद इसका उपचार प्रभाव आध्यात्मिक चिकित्सा जितना अच्छा भी न हो। और हे धनुर्धारी, क्या तुम्हें नहीं पता कि सहारा रेगिस्तान में हवा और रेत कितनी शक्तिशाली होती हैं? यह हवा कभी पूर्व की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी दक्षिण की ओर, कभी उत्तर की ओर बहती है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तुम्हारे जैसे लंबी दूरी के तीरंदाज का आखिर क्या फायदा? तीर निकलते ही पल भर में बहुत दूर जा गिरेंगे। सहारा रेगिस्तान में स्थित यह पेशा एक तरह से सरासर बर्बादी है ना? और हे जादूगर, तुम्हारा जादू टोना और ऐसी ही बातें कोई सामंती अंधविश्वास तो नहीं है ना? अमर जगत में यह पेशा इतना दुर्लभ क्यों है? जादू टोना, यह बहुत ही दमदार लगता है। लेकिन अमर जगत में क्या जादूगर सैकड़ों हजारों साल पहले लगभग विलुप्त नहीं हो गए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आप लाखों साल पहले के पुनर्जन्म हैं, जो किसी ताबूत से बाहर निकल आए हों? या फिर आप 10 मील के दायरे में रहने वाले कोई पुराने धोखेबाज हैं, जो भविष्य बताते हैं? चाणक्य ने इन तीनों को देखा। उसका हृदय घृणा से भर गया था। लेकिन उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए वे पीछे नहीं हट सकते थे। चाणक्य की आंखें इधर-उधर दौड़ रही थीं। मुझे याद आ गया। मुझे याद है, 3 दिन पहले एक छोटे से साधारण समूह ने मेरे पास पंजीकरण कराया था। वे स्वर्ग और पृथ्वी लोक से किसी को भी चाहते थे, चाहे कोई भी आए। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने अपनी सूची पूरी कर ली है। चाणक्य ने उस टीम को याद किया। उन्हें शुरू में लगा कि वे थोड़े अजीब हैं और वे उनके लिए लोगों को भर्ती नहीं करना चाहते थे। लेकिन इन तीनों के रहने के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं थी। एक छोटे मंदिर में विशाल बुद्ध प्रतिमा नहीं समा सकती। अगर वे किसी छोटे समूह में शामिल होते तो वह समूह निश्चित रूप से 3 बोझ नहीं संभाल पाता, और अगर वह एक बड़ा समूह होता तो उन तीनों का कार्यक्षेत्र मानक के अनुरूप नहीं होता। चाणक्य ने एक कागजी ताबीज जारी किया। कागज का ताबीज हवा में उड़ गया और पल भर में वह कागज के सारस में बदल गया, जिसने अपने पंख फड़फड़ाए और चाणक्य की हथेली से उड़ गया। कागज की बनी सारस उड़ गई। आर्यन की नजरों के सामने अचानक एक पुरुष और 3 महिलाएं दिखाई दीं।
उनमें सबसे आगे काले कपड़े पहने फुर्तीला और निर्णायक व्यक्ति था। घूर्णन क्षेत्र। सिया को थोड़ी हैरानी हुई। इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को छिपाया नहीं था और घूर्णन क्षेत्र की ऊर्जा निस्संदेह उजागर हो गई थी। सहारा रेगिस्तान में स्थित रोटेशन क्षेत्र कोई विशेष रूप से उल्लेखनीय शक्ति केंद्र नहीं था। हालांकि सामान्य छोटे समूहों में वे आम तौर पर कप्तान या उपकप्तान के स्तर के होते थे। काला वस्त्रधारी व्यक्ति पास आया। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी संकीर्ण आंखें तेज धार वाले ब्लेड की तरह थीं। इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति से आर्यन को एक प्रबल दुष्ट ऊर्जा का एहसास हुआ। यह निश्चित रूप से वह ऊर्जा नहीं थी जो एक या दो लोगों को मारकर एकत्रित की जा सकती थी। कई लड़ाइयों का अनुभव कर चुके अनुभवी योद्धा के अलावा किसी और के लिए अपनी ऊर्जा को इस स्तर तक विकसित करना मुश्किल होगा। चाणक्य, क्या ये वही 3 नवागंतुक हैं जिनसे आपने मेरा परिचय कराया था? काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज ठंडी थी। उसके चेहरे पर खुशी या उदासी का कोई भाव नहीं था। उसका व्यवहार कुछ हद तक उदासीन था और हर हरकत के साथ आर्यन को उसमें 100 युद्धों में अनुभवी योद्धा की गंध महसूस हो रही थी। हाँ, इन तीनों का साधना क्षेत्र आपकी शर्तों को पूरा करता है, लेकिन इनकी क्षमताएं काफी विशिष्ट हैं। एक उपचार मंत्र का जानकार है, एक को जादू टोने की थोड़ी बहुत समझ है और एक तीरंदाज है। सहारा रेगिस्तान में इन तीनों के पेशे शायद ज्यादा काम के नहीं होंगे। चाणक्य अब भी इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या इन तीनों को सफलतापूर्वक बेचा जा सकेगा। उनकी खेती संबंधी दिशानिर्देश बहुत ही विशिष्ट थे, जिससे वे सहारा में जीविका कमाने के लिए अनुपयुक्त हो गए। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने तीनों के पेशे सुने और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ हद तक अप्रत्याशित, लेकिन यह मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब से आप तीनों मेरी टीम में शामिल होंगे। आप तीनों को मिलाकर मेरी टीम में लगभग 30 लोग हो जाएंगे। हम कल रवाना होंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आपकी इच्छा पूरी करता है। काले कपड़ों वाले आदमी ने आर्यन की ओर देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि तीनों में से आर्यन ही नेता था। कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। आर्यन की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। वह मूल रूप से रेगिस्तानी वातावरण से परिचित होने के लिए एक साधारण टीम की तलाश करना चाहता था। उन्हें एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित छोटी सेना का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। आर्यन और 2 अन्य को एक नया नियोक्ता मिल गया और अनुबंध रद्द कर दिया गया। आर्यन ने बचे हुए आत्मिक पत्थर चाणक्य को सौंप दिए। आर्यन और बाकी 2 लोग, साथ ही मैन इन ब्लैक भी अपनी टीम के पास पहुंच गए। जैसे ही आर्यन का इस टीम से संपर्क हुआ, वह अपने सामने मौजूद विविध खिलाड़ियों की टीम को देखकर दंग रह गया। क्या यह विचित्र जीवों के लिए आश्रय स्थल है? इस टीम में विभिन्न पेशे के लोग क्यों हैं? आर्यन को पहले लगा था कि उन्होंने जिन पेशों का खुलासा किया है वे पहले से ही अजीब हैं, लेकिन इस टीम को देखने के बाद आर्यन को लगा कि वे तीनों अभी भी अपेक्षाकृत सामान्य हैं। मुझे कौन समझा सकता है कि किसी खोज दल में तोप मास्टर का पेशा क्यों होगा? और धिक्कार है, इस गवर्नमेंट से आपका क्या मतलब है? 2 हत्यारे, क्या आप वाकई यकीन करते हैं कि वे समूह युद्ध के लिए उपयुक्त हैं? आर्यन को अंततः यह एहसास हुआ कि उसका ज्ञान ही उसकी कल्पनाशीलता को सीमित करता है। उनके सामने मौजूद लोगों का समूह सबसे अद्भुत अस्तित्व था। हालांकि अपने सदस्यों के विविध व्यवसायों के बावजूद इस 30 सदस्यीय टीम में, हालांकि इसका मूल आधार 15 प्रमुख सदस्यों के इर्द-गिर्द घूमता था, जिनके चारों ओर स्पष्ट रूप से सैन्य आभा थी, जिसे मैन इन ब्लैक यानी केसी के नाम से जाना जाता था। केसी को छोड़कर
इन 15 प्रमुख सदस्यों में से सभी का साधना स्तर स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के बराबर था। चरम स्तर। वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। उनकी हरकतें एक समान थीं। निश्चित रूप से यह ऐसी चीज नहीं थी जो 1 या 2 दिन में विकसित हो जाती हो। उस अजीबोगरीब टीम के अन्य सदस्य उनकी असली पहचान को छिपाने का मात्र एक मुखौटा थे। ये लोग क्या करेंगे? आर्यन के मन में धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ समय बाद ही का एक छोटे बालों वाली लड़की से संबंध बन गया जो वीर और उत्साही दिखती थी। छोटे बालों वाली इस लड़की में स्पष्ट रूप से एक सैनिक के समान सक्षम व्यवहार झलक रहा था। आर्यन का चेहरा काला पड़ गया। क्या इस मोटे आदमी ने इस टीम की समस्या पर ध्यान नहीं दिया? उसने अब भी इतनी खुलेआम दूसरों को उकसाने की हिम्मत की। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि उनके साथी खिलाड़ी उसकी खूब पिटाई करेंगे? जाहिर तौर पर आर्यन कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। लड़की ने किसी भी प्रकार की घृणा नहीं दिखाई और ऐसा लग रहा था कि उसे चिढ़ाए जाने में मजा आ रहा था। वह कभी कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। एक अनुचित मोटा आदमी। आर्यन ने सिया को इस प्रकार लेबल किया। अरे यार, क्या तुम्हें ताज़ा बनी क्रैनबेरी कुकी चाहिए? इसमें थोड़ा सा सिंदूरी फल का एसेंस मिलाया गया है और जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हें अपने अंगों और हड्डियों में एक तीव्र गर्माहट का अनुभव होगा। वह भोजन विशेषज्ञ एक छोटा, पतला और सांवली त्वचा वाला व्यक्ति था जो आर्यन की पारंपरिक भोजन विशेषज्ञ की छवि से बिल्कुल अलग था, जिसमें बड़े सिर और मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की छवि थी। उसने आर्यन को एक कुकी सौंपी। आर्यन समारोह में खड़े नहीं हुए। कुरकुरापन के साथ यह अविश्वसनीय रूप से कुरकुरा था। सचमुच उसके अंगों और हड्डियों में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ रही थी। अगर इन क्रैनबेरी कुकीज का नियमित सेवन किया जाए तो इनसे निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। स्वाद एक पहलू था, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था इसका सहायक प्रभाव। लेकिन बाहर ऐसी कुकी की कीमत कम से कम दर्जनों आत्मिक पत्थर होगी, जिसे केवल अमीर लोग ही खा सकते हैं। आर्यन किसी भी हालत में इसे खरीदने को तैयार नहीं था। भाई, इसका स्वाद कैसा है? दुबला-पतला आदमी आर्यन की ओर देख रहा था, उसके मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहा था। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। स्वाद तो बढ़िया है। इसकी खुशबू मुंह में देर तक बनी रहती है और यह बहुत कुरकुरा है। दुबले-पतले आदमी ने उत्साह से हंसते हुए कहा, सचमुच एक जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति। मूल्यांकन भी कितना पेशेवर है। ये क्रैनबेरी कुकीज मेरी नवीनतम रचना है। अगर भाई को ये पसंद आई तो मैं आपको कुछ और दे दूंगा। दुबला-पतला आदमी मेहमान नवाज था और उसने जल्दी ही टीम में खाने के शौकीनों का एक समूह इकट्ठा कर लिया। आर्यन को धीरे धीरे इस छोटी टीम के कुछ विशिष्ट चरित्रों के बारे में पता चला। उदाहरण के लिए, उनके सामने खड़ा पतला आदमी एक महान मास्टर स्तर का पेटू था, शांतनु। शांतनु युद्धकला में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वह स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की 8वीं परत में एक वास्तविक शक्ति था। उसकी युद्ध क्षमता अज्ञात थी, लेकिन एक साधारण छोटी टीम में उनका क्षेत्र निश्चित रूप से कम नहीं था। सहारा रेगिस्तान में आने का उनका उद्देश्य सैंड ईगल फ्रूट नामक एक चीज की खोज करना था। सैंड ईगल फ्रूट को तोड़ने के बाद इसे 3 घंटे के भीतर एक स्वादिष्ट व्यंजन में बदल देना चाहिए, अन्यथा इसके अधिकांश प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और यहाँ तक कि अंतरिक्ष उपकरण भी इसे रोक नहीं सकते। सैंड ईगल फ्रूट का उपयोग सैंड स्पिरिचुअल रूट को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। विशेषज्ञ की कुशल कारीगरी के तहत यह उपभोक्ता को रेत में तब्दील होने की विशेष क्षमता भी प्रदान कर सकता है। यदि शांतनु सैंड ईगल फ्रूट की थाली सफलतापूर्वक तैयार कर लेता है
तो उसे 50 मिलियन आत्मिक पत्थर का इनाम मिल सकता है। कहावत है कि खतरे से ही धन आता है। यहाँ तक कि महानतम पारखी भी आत्मिक पत्थरों के प्रलोभन के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वहां तोप चलाने वाली एक अधिकारी भी थी जिसका नाम हर्षिता था। आर्यन ने जब भी यह नाम सुना, उसे हमेशा यही आभास होता था कि वह सीधे बिक्री के धंधे में शामिल है। हर्षिता एक लड़की थी जिसके हल्के नीले बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसकी हर हरकत नारीत्व के आकर्षण से भरपूर थी। उसकी मनमोहक आकृति अनथीन कल्पनाओं को जन्म देती थी। हालांकि छात्रा हर्षिता का पेशा एक तोपची का विशिष्ट और दुर्लभ पेशा था। ऐसा कहा जाता है कि वह एक अंतरिक्षीय उपकरण ले जा रही थी जिसमें विभिन्न शैलियों की कई रून तोपें थीं। प्रत्येक तोप में अपार शक्ति थी, लेकिन यह चीज युद्ध का एक धारदार हथियार थी जो घेराबंदी के लिए सबसे उपयुक्त थी और साहसिक कार्यों या आमने सामने की लड़ाई के लिए पूरी तरह से बेकार थी। हत्या करने वाली बहनें तारिका और तारा थीं। वे जुड़वा बहनें थीं, बेहद खूबसूरत और नाजुक, लेकिन हत्यारे के खूनी पेशे के साथ। आर्यन को लगा कि बहनों की यह जोड़ी अब उतनी प्यारी नहीं रही। रात बिताने के बाद टीम समय पर रवाना हो गई। टीम का लक्ष्य सहारा रेगिस्तान में मिलेनियम ग्रास नामक एक जीवनवर्धक आध्यात्मिक औषधि की खोज करना था। मिलेनियम ग्रास सहारा के हरे भरे नखलिस्तान में उगती है। प्रत्येक परिष्कृत डंठल से व्यक्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ सकती है और यह आयु वृद्धि क्षेत्र या शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं करती। जब तक इसका सेवन पहली बार किया जा रहा हो, यह सभी के लिए प्रभावी है। मिलेनियम ग्रास का यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसे परिपक्व होने में 1000 साल लगते हैं। हर साल लोग सहारा रेगिस्तान से मिलेनियम ग्रास के 3 से 5 डंठल वापस लाते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने की कोशिश में अनगिनत लोगों की जान चली गई है। इस तरह का मिशन स्वीकार करना मूलतः अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। हालांकि आर्यन को केसी में किसी भी प्रकार के अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। टीम में सबसे आगे रत्न नाम का एक लड़का था। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की साधना क्षमता भी थी और वह रेगिस्तान में यात्रा करने वाले एक मानक वाहन, एक रेतीले ऊंट पर सवार होता था। रेतीले ऊंट हवा और रेत के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी होते हैं, बिना भोजन या पानी के 10 दिन तक रह सकते हैं और फिर भी तेज गति से यात्रा करते हैं। हालांकि रेत के ऊंट की कीमत काफी अधिक थी। प्रत्येक का मूल्य 3000 आत्मिक पत्थरों के बराबर था। अधिकांश लोग इसे खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे और धनी विशेषज्ञ ऐसे आध्यात्मिक जानवर की सवारी करने से कतराते थे। तो उनके पास सवारी है। सिया ने देखा कि आर्यन और तारिक को छोड़कर टीम में बाकी सभी के पास रेत का ऊंट था। उसे थोड़ी जलन हुई और उसके चेहरे पर नाखुशी के भाव साफ दिखाई दिए। रेत के ऊंट बिल्कुल भी डरावने नहीं होते। तारक ने रेत के ऊंटों के प्रति तिरस्कार व्यक्त किया। अरे बच्चा तो बड़ा घमंडी है। अगर तुम रेत का ऊंट नहीं खरीद सकते तो बस कह दो कि तुम गरीब हो। उस व्यक्ति की तरह मत बनो जो अंगूर नहीं खा सकता और फिर कहता है कि वे खट्टे हैं। रत्न ने तारक का खुलेआम मजाक उड़ाया। सहारा रेगिस्तान में उसने रेतीले ऊंट से अधिक व्यावहारिक सवारी के बारे में कभी नहीं सुना था। हम अज्ञानी व्यक्ति, मेरे वाहन को देखो, क्या यह तुम्हारे वाहन से 100 गुना अधिक शानदार नहीं है? तारक का सिद्धांत था, अगर आप सहमत नहीं हैं तो चलिए लड़ते हैं। उनके पास यहां आपके साथ मौखिक बहस में उलझने का समय नहीं था। पृथ्वी का ड्रैगन प्रकट हुआ। तारक गंभीर और गंभीर था। उसकी हथेली थोड़ी सी उठी। धरती से एक अजगर अचानक प्रकट हुआ।
इस पृथ्वी ड्रैगन में स्वर्ग और पृथ्वी लोक की 5वीं परत की आभा थी। यह तारक से कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता था। पृथ्वी का अजगर 10 मीटर लंबा था, पूरी तरह से काला था और उसकी पीठ पर तलवार के आकार के 10 नुकीले कांटे थे। पृथ्वी ड्रैगन ने खुद को नीचे झुकाया और तारक सीधे तीसरे और चौथे पिछले कांटों के बीच बैठ गया। फिर उसने विजयी भाव से रत्न को बीच वाली उंगली दिखाई। उसके चेहरे पर घमंडी भाव था। रत्न का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके चेहरे पर यह अवैज्ञानिक है कि भाव साफ दिख रहे थे। पृथ्वी के ड्रैगन सहारा रेगिस्तान में कौन उनके बारे में नहीं जानता था। वे अनगिनत पुरुषों के सपनों की सवारी थीं। हालांकि पृथ्वी ड्रैगन ड्रैगन वंश की एक उपप्रजाति थे। वंशानुक्रम के संदर्भ में पृथ्वी ड्रैगन और वास्तविक ड्रैगन शायद बहुत करीब नहीं थे, लेकिन उनमें अब भी ड्रैगन का वंश और वह गहरी जड़ें जमा चुका अहंकार मौजूद था। पृथ्वी ड्रैगन को वश में करना कठिन था, यहाँ तक कि सबसे साधारण पृथ्वी ड्रैगन भी वयस्क होने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के स्तर पर होता था। वे पहले से ही अत्यंत उच्च बुद्धि के स्वामी थे। यदि उन्हें लगता कि वे मानव जाति के साथ लड़ाई में जीत नहीं सकते, तो पकड़े जाने से बचने के लिए वे तुरंत अपने मूल स्थान को नष्ट करने का विकल्प चुनते, अपने पृथ्वी ड्रैगन वंश के सम्मान की रक्षा करते। क्या यह तारक एक तीरंदाज नहीं था? किस प्रकार के तीरंदाज के पास इतना शक्तिशाली वाहन हो सकता है? पृथ्वी ड्रैगन की आभा सूक्ष्म रूप से उत्सर्जित हुई, जिससे आसपास के रेत के टीले अनायास ही कांप उठे। केवल आर्यन और सिया ही समझ पाए कि तारक प्रसिद्धि चुराना चाहता था। इस पृथ्वी ड्रैगन को उन्होंने ही साकार रूप दिया था। यह पूरी तरह से पालतू बनाया गया पृथ्वी ड्रैगन नहीं था। पृथ्वी ड्रैगन को बुलाने के बाद तारक तुरंत घुड़सवार वर्ग का हिस्सा बन गया। पीछे हटने से इनकार कर दिया। धिक्कार है, यह तो मुझे मजबूर कर रहा है। असल में जब मैं बाहर निकला था तो मैं ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तारक के पास भी सवारी है तो मेरे लिए 2 पैरों पर चलना बहुत ही घटिया बात होगी। उसने अपना हाथ उठाया। धरती कांप उठी। एक अथाह लावा दानव जमीन के नीचे से बाहर निकला। यह लावा दानव पूरे 9 फीट लंबा था। इसने लावा के उस विशालकाय जीव को भी कम नहीं आंकना चाहिए था। वह जमीन के नीचे सोया हुआ एक विशालकाय जीव था। वंशानुक्रम की शक्ति के मामले में लावा दानव किसी भी तरह से पृथ्वी ड्रैगन से कमतर नहीं था। यह लावा दानव भी स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के स्तर पर था, लेकिन यह पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के 8वें छोटे कदम पर मजबूती से खड़ा हो चुका था। लावा का विशालकाय जीव, पृथ्वी का ड्रैगन। एक साधारण शांत स्वभाव वाली टीम अचानक ही सबकी नजरों में छा गई। भाई, क्या तुम्हारे पास भी कोई शानदार सवारी है? आर्यन के बगल में खड़ी और उससे पहले खुशी खुशी बातें कर रही शांतनु ने कमजोर स्वर में कहा। कुछ नहीं, मैं चल रहा हूं। आर्यन इन दिखावटी लोगों से अपनी तुलना करने में बहुत आलसी था। ऐसा करना बहुत अपमानजनक होगा। सादगी ही सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन था। यह क्षेत्र सिया और तारक कभी नहीं समझ पाएंगे। आर्यन ने धीरे से आह भरी। बलवान लोग अकेले होते हैं। और इस तरह एक अनोखी टीम रवाना हुई। सहारा रेगिस्तान की हवा और रेत बहुत विशाल थी। जिनके क्षेत्र थोड़े से भी कम थे, वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे और तेज हवाओं से सीधे उड़ जाते थे। प्रकाश का पवित्र कवच, सुरक्षा की ढाल। आर्यन के मरुस्थल में प्रवेश करते ही उसने सब पर प्रकाश का जादू कर दिया। प्रकाश का पवित्र कवच, एक पतली हल्के रंग की परत उनके शरीर से चिपक गई, जिससे शरीर का कोई भी हिस्सा असुरक्षित नहीं रहा। जैसे ही हवा और रेत उड़ने लगी, रेत का हर कण उन्हें गोली की तरह लग रहा था।
जो उनकी ओर आ रही हो। हालांकि टीम में मौजूद हर सदस्य का साधना स्तर स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र से ऊपर था और वे हवा और रेत का डटकर सामना कर सकते थे, लेकिन उचित बचाव उपायों के बिना चेहरे पर अनगिनत रेत के कणों की लगातार बौछार होना काफी दर्दनाक था। आर्यन के प्रदर्शन ने तुरंत ही सभी का स्नेह और प्रशंसा प्राप्त कर ली। किसने कहा कि उपचार कला के साधक बेकार थे? इस रेगिस्तान में रक्षा और संरक्षण प्रदान करने की क्षमता अभी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन थी। रेगिस्तान में प्रवेश करते समय सहारा की हवा और रेत उतनी तेज नहीं होती। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, सहारा की हवा और रेत की शक्ति बढ़ती जाती है। हवा और रेत का सामना करने के लिए सामान्य मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर एक सुरक्षात्मक आभा बनाते हैं। सुरक्षात्मक आभा अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती है और हवा और रेत का सामना करने के लिए पर्याप्त से अधिक होती है। हालांकि स्वयं मार्शल आर्टिस्टों द्वारा इसकी खपत भी आश्चर्यजनक रूप से अधिक होती है। कई टीमें हवा और रेत से जूझते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही अपनी वास्तविक ऊर्जा खो देती हैं और अंततः असफल होकर लौट जाती हैं। केसी ने तुरंत आर्यन को नए नजरिए से देखा। असल में वह सिर्फ कुछ कवर ढूंढना चाहता था, कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी जोड़ना चाहता था और अपनी टीम को बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं लाना चाहता था। उन्हें वास्तव में खजाना मिलने की उम्मीद नहीं थी। इससे अनावश्यक ऊर्जा की खपत में काफी बचत हुई। प्रकाश के पवित्र कवच की रक्षात्मक क्षमता बिल्कुल सही थी। सहारा रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए यह बहुत उपयुक्त थी। मूल रूप से सबसे बड़ा शत्रु रेत का तूफान प्रकाश के पवित्र कवच के संयम के तहत तुरंत महत्वहीन हो गया। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप रेगिस्तान के नीचे धरती की धड़कन को निहारता रहा। एक तरह से पृथ्वी की धड़कन पृथ्वी की सांस थी। यदि कोई पृथ्वी की स्पंदन में समाहित हो जाए तो यह इस स्वर्ग और पृथ्वी के साथ पूर्णतः विलीन होने के समतुल्य होगा। सावधानी से आगे बढ़े, आर्यन ने उन्हें याद दिलाया। अरे, यह मत सोचो कि तुमने प्रकाश का पवित्र कवच धारण कर लिया है तो तुम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हो। मैं सहारा की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। सहारा में प्रवेश करने पर रेत के तूफानों को छोड़कर कोई खतरा नहीं है। सहारा, हालांकि यह एक तरह से वर्जित भूमि है, लेकिन अलग अलग जगहों पर खतरे का स्तर अलग अलग है। यह सबसे बाहरी क्षेत्र सहारा का सबसे सुरक्षित हिस्सा है। सहारा में 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही असली खतरा शुरू होता है। रत्न आर्यन के प्रति शत्रुता से भरा हुआ था। एक गाइड के रूप में उनका मुख्य कार्य अपने अनुभव का उपयोग करके पूरी टीम को सहारा रेगिस्तान की गहराई तक पहुंचने का सबसे छोटा और सुरक्षित मार्ग खोजने में मदद करना था। यदि आर्यन को उस खतरे का पता चल जाता जिसके बारे में उसने चेतावनी भी नहीं दी थी, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं होगा कि एक मार्गदर्शक के रूप में उसकी क्षमता अपर्याप्त थी और वह उस नौसिखिए से भी बदतर था जिसने कभी सहारा रेगिस्तान में कदम नहीं रखा था। रत्न के चेहरे पर असंतोष के भाव स्पष्ट थे। आर्यन ने केवल कंधे उचकाए। रत्न के हाव भाव से वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वह केवल चेतावनी देने के लिए जिम्मेदार था, इन लोगों की देखभाल करने का नहीं। अगर वे उस पर विश्वास करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आर्यन उन्हें मजबूर नहीं करेगा। आर्यन, क्या सचमुच खतरा है? सिया ने अपना सिर घुमाया और आर्यन की ओर देखा। आर्यन के चेहरे पर उसने शायद ही कभी इतना गंभीर भाव देखा हो। अपने वाहन हटा लो, वे बहुत ध्यान आकर्षित करते हैं। सहारा रेगिस्तान में ऐसी ध्यान आकर्षित करने वाली चीजें बहुत शत्रुता को आकर्षित करती हैं। आर्यन ने सीधे तौर पर सिया के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर दे दिया था। सिया ने अपने जीवन को हमेशा संजो कर रखा था,
छात्र आर्यन से भी कहीं अधिक। यह सुनकर उसने तुरंत अपना घोड़ा एक तरफ रख दिया। तारक ने अपना दिखावटी अर्थ ड्रैगन भी हटा दिया। चचेरे भाई होने के नाते तारक को अपने बड़े चचेरे भाई आर्यन पर अभी भी बहुत भरोसा था। हमर डर फैलाने वाला। रत्न और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और टीम के आगे की ओर चलने लगा। टीम, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हर समय सतर्क रहो। केसी ने रत्न की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। इस रेगिस्तान में एक छोटा सा अप्रत्याशित खतरा भी इस टीम में जानमाल का नुकसान पहुंचा सकता है। कप्तान होने के नाते केसी को टीम के हर सदस्य के लिए जिम्मेदार होना जरूरी था। आर्यन की चेतावनी के संबंध में उन्होंने इसे खारिज करने की बजाय इस पर विश्वास करना बेहतर समझा। केसी, तुम बहुत ज्यादा सतर्क हो। मेरे कई वर्षों के अनुभव से। एक जोरदार धमाके के साथ रत्न के पैरों के नीचे का रेगिस्तान फट गया। बाल्टी जितना मोटा एक रेतीले अजगर जमीन के नीचे से निकला, अपना चौड़ा मुंह खोला और केसी के सिर की ओर बेरहमी से काटने लगा। दो ठंडे नुकीले दांत पल भर में बंद हो गए। रत्न का सिर सीधे निगल लिया गया, केवल गर्दन बची रही जिससे झरने की तरह खून बह रहा था। मेरे वर्षों के अनुभव से इस जीव को बचाना असंभव है। इसे सीधे छोड़ दो, फिर रेतीले अजगर से निपटो। सिया ने कंधे उचकाए, बेरहमी से रत्न का मजाक उड़ाया। लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। किसी अर्ध निषिद्ध भूमि में अनुभव उतना भरोसेमंद नहीं हो सकता। आर्यन के चेहरे पर गंभीरता का भाव अपरिवर्तित रहा। यह सिर्फ एक रेतीले अजगर नहीं है। मुझे अभी जो महसूस हुआ वह एक समूह था, सिर्फ एक नहीं। आर्यन ने सिया और तारक को सतर्क रहने का संकेत देते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। धिक्कार है। ये तो रेत के बिच्छू हैं। इस रत्न ने हमें किस भयानक रास्ते पर ले जाया। अगर ये मरा भी नहीं होता तो भी मैं इसे पीट पीट कर मार डालता। क्या ये जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? बाहर देखा। दूर रेगिस्तान में सैकड़ों गहरे काले, हथेली के आकार के छोटे बिच्छू सरसराते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। ये रेतीले बिच्छू उमड़ती लहरों की तरह थे। उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वे लगभग उन पर पहुंच ही गए थे। रेत के अजगर को मेरे भरोसे छोड़ दो। तुम सब रेत के बिच्छुओं से निपटो। केसी का चेहरा गंभीर था और उसने तुरंत काम सौंप दिए। उसने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली और अचानक एक झटके में तलवार की तरह रेत के अजगर की ओर वार किया। नहीं, आर्यन केसी को रोकना चाहता था, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। रेतीले अजगर को खतरे का आभास हुआ और वह झट से रेगिस्तान में वापस बिल खोदकर भाग गया। तलवार की रोशनी रेगिस्तान से टकराई और देखते ही देखते रेत में समा गई। यहाँ तक कि चंद्रगिरी क्षेत्र के विशेषज्ञ के पास भी प्रकृति की महान शक्तियों का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। फीनिक्स फेदर ब्लेजिंग इन्फर्नो। जुड़वा हत्यारों में से एक, तारिका ने चुपचाप अपना कदम उठाया। यह भी एक कला थी, लेकिन उनकी कला में किसी तैयारी के समय की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिभा झटपट ढलाई कला। आकाश से आग की लपटें बरस रही थीं। प्रत्येक आग का गोला एक वयस्क के सिर के आकार का था। जैसे ही आग की लपटें नीचे गिरीं, सैंड स्कॉर्पियन की चपेट में आने वाले सभी जीव जलकर काले पानी में तब्दील हो गए और कोई शव पीछे नहीं बचा। कितनी भयानक ज्वालाएं हैं! यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के सामान्य कला साधक उत्पन्न कर सकते हैं। आर्यन अपने आप से बुदबुदाया। स्वयं एक कला साधक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी लोक में कलाओं के अनुमानित शक्ति स्तर को जानता था। कलाओं की शक्ति
हालांकि आम तौर पर समान रैंक के मार्शल कल्टीवेटर के मार्शल कौशल से थोड़ी अधिक होती है। लेकिन अपने मजबूत शरीर के लिए जाने जाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र स्तर के रेत बिच्छुओं को सीधे मारना अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। हालांकि कला की शक्ति स्थिर नहीं थी। कुछ छोटी छोटी तकनीकें भी कला की शक्ति को बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा संपीड़न। यह सबसे आम तकनीक थी, जिसमें बेसिन के आकार की लौ को अंगूठे के सिरे के आकार में संकुचित कर दिया जाता था। उस छोटी सी लौ के भीतर तापमान कई गुना बढ़ जाएगा और घातकता वास्तव में और भी अधिक होगी। लेकिन मौजूदा हालात, तारिका ने कला की किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसकी ज्वाला की शक्ति सामान्य ज्वालाओं से कम 3 गुना अधिक थी। क्या यह ज्वाला से जुड़ी कोई प्रतिभा हो सकती है या कोई अन्य तरीका? आर्यन मन ही मन सोचने लगा। यह टीम भरोसेमंद नहीं लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसमें छिपी प्रतिभाओं की भरमार थी। एक आम युवा महिला हत्यारे के पास भी पल भर में जादू करने और दोगुनी ज्वाला शक्ति प्राप्त करने की दोहरी क्षमता थी। कौन जाने कि बाकी लोगों के पास और कौन कौन से तुरुप के पत्ते थे। ठीक इसी क्षण सभी को लगा कि संकट समाप्त हो गया है। एक जोरदार धमाके के साथ रेत का अजगर तारिका के पैरों के ठीक नीचे फिर से प्रकट हो गया। धिक्कार है, मैंने तुमसे कहा था कि इस रेतीले अजगर के चक्कर में मत पड़ो। आर्यन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, हथेली नीचे दबाते हुए, और रेत के अजगर और तारिका के बीच प्रकाश की एक बाधा प्रकट हो गई। सैंड पाइथन चाहे जितनी जोर से टक्कर मारे, वह प्रकाश की बाधा को तोड़ नहीं सका। उसी समय केसी उछल पड़ा और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने फिर से नीचे की ओर प्रहार किया। रेतीले अजगर ने एक बार फिर रेगिस्तान में बिल खोदकर भागने की कोशिश की, लेकिन तारिका ने इसका अनुमान लगाते हुए जमीन की ओर अपनी पतली उंगली से इशारा किया। धरती जम गई। इका की तीखी चीख के बाद जमीन जम गई और पूरी तरह से संकुचित हो गई। सैंड पाइथन का विशाल शरीर रेगिस्तान के ऊपर अलग थलग पड़ गया था और वह दोबारा भूमिगत नहीं जा पा रहा था। जैसे ही जमीन जम गई, सैंड पाइथन थोड़ा हिचकिचाया। तलवार की रोशनी नीचे उतरी और रेत अजगर का शरीर पल भर में 2 हिस्सों में बंट गया। हरा खून बह निकला और पूरे रेगिस्तान को रंग दिया। अरे वाह! यह रेतीले अजगर का मांस खाना पकाने के लिए बेहतरीन है। इसके मांस और खून से सांप का सूप बनाया जा सकता है। यह हमारे लिए बहुत पौष्टिक है। इसमें भरपूर मात्रा में सार ऊर्जा होती है और एक साधक के लिए यह किसी चमत्कारिक आध्यात्मिक गोली से कम मूल्यवान नहीं है। शांतनु की शिकार करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई और उसने तुरंत सैंड पाइथन को सांप का सूप बनाने की मांग उठाई। एक शौकीन खाने वाले के तौर पर खाना पकाना ही वह चीज थी जिसमें वह सबसे ज्यादा निपुण थे। सैंड पाइथन स्वयं सहारा रेगिस्तान का एक पसंदीदा जीव था और इससे बना सांप का सूप उपयोगकर्ता की रेत के तूफानों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकता था। आर्यन ने ताना मारते हुए कहा, खुशी मनाने और इनाम का दावा करने में जल्दबाजी मत करो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है? रेत अजगर ने रत्न को मार डाला। उसे मारना ठीक था। अगर उसने रत्न का शरीर खा लिया होता तो उसका भोजन हो जाता और वह किसी और पर हमला नहीं करता। लेकिन केसी, तुमने उस पर तलवार से वार किया, भले ही तुम्हारा निशाना चूक गया। रेत अजगर ने बदला लेने की ठान ली। फिर तुमने इस रेत अजगर को मार डाला, लेकिन मरते समय इसने श्राप दिया। रेत अजगर का कबीला जल्द ही तुम्हें ढूंढने आएगा। जैसा कि आर्यन ने कहा। केसी के पीछे मौजूद टीम के सदस्यों ने तुरंत ही शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाया। आर्यन, क्या आप कैप्टन केसी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं?
आर्यन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। इस दुनिया में कोई संत नहीं है। हर कोई गलती करता है, लेकिन गलती को सुधारने से इनकार करना, यह तो एक गंभीर समस्या है। यह तदर्थ टीम की खामी थी। एक बार जब उन्हें कोई गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, तो वे आसानी से एक दूसरे पर अविश्वास जताने वाले झगड़े के दौर में उतर गए। केसी ने अपने पीछे खड़े टीम के सदस्यों की ओर देखा। आर्यन को बोलने दो। लगता है उसे इस सहारा के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है। अभी अगर आर्यन ने हमें पहले ही चेतावनी न दी होती, तो हमारे हताहतों की संख्या निश्चित रूप से कहीं ज्यादा होती। 100 लड़ाइयों के अनुभवी होने के नाते केसी स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझते थे कि सभी पक्षों को सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि केवल एक पर भरोसा करने से अज्ञानता प्राप्त होती है। यह रेतीली अजगर डरावनी नहीं है, बल्कि डरावनी चीज इसके पीछे का कबीला है, मेडुसा कबीला। आर्यन की आवाज धीमी थी। जब उसने मेडुसा वंश का जिक्र किया, तो उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। अगर वह वंश परंपराओं का अध्ययन नहीं कर रहा होता, तो उसे मेडुसा वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलती। केसी ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। जाहिर है, उसने भी मेडुसा का नाम सुना था। क्या मेडुसा वंश नरक का शाही वंश नहीं है? वे सहारा रेगिस्तान में कैसे प्रकट हो सकते हैं? पता नहीं क्यों ये सहारा रेगिस्तान में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन मुझे इस रेतीले अजगर में मेडुसा का अंश जरूर महसूस हुआ। मेडुसा वंश 2 शक्तियों में माहिर है, श्राप और पत्थर बना देना। इस वंश में नवजात शिशु भी इन दोनों शक्तियों को समझ सकते हैं, और घूर्णन क्षेत्र में प्रवेश करना उनके लिए पूरी तरह से आसान है। उनके वंश में पृथ्वी नियम और श्राप नियम के अंश समाहित हैं। आर्यन मेडुसा वंश को अच्छी तरह समझता था। कुछ ही दिन पहले उसने ब्लड लोक की कुछ किताबों में मेडुसा कबीले के बारे में कुछ जानकारी देखी थी।